ये प्रदर्शनकारी अपनी आवाज दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं और उत्तरी जर्मनी के बाहरी हिस्से में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर दशकों से ऐसा करते आ रहे हैं। 35 साल से ये पर्यावरण कार्यकर्ता रिएक्टर को बंद किए जाने की मांग के लिए महीने में एक बार मिलते हैं। आज वे 425वीं और आखिरी बार ताकतवर लोगों का मुकाबला करने के लिए यहां जमा हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रॉकडॉर्फ परमाणु ऊर्जा संयंत्र जर्मनी के सबसे विवादित संयंत्रों में से एक है और पिछले साल के अंत में उसे बंद कर दिया गया। मुझे खुशी है कि इसे बंद किया जा रहा है, लेकिन मैं थोड़ा भावुक भी हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं इस समूह से जल्द नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन मुख्य तौर पर यह राहत की बात है कि परमाणु ऊर्जा प्लांट अंततः इतिहास बन गया। शुरू में हमने नहीं सोचा था कि हमें इतने लंबे समय तक मोर्चे पर जुटे रहना होगा। इसकी शुरुआत 1970 और 1980 के दशक में हुई थी। पश्चिमी जर्मनी के छात्रों ने ज्यादातर वामपंथी समूहों के साथ मिलकर एक परमाणु विरोधी आंदोलन की शुरुआत की। फिर अप्रैल 1986 में चेरनोबिल परमाणु बिजली घर में धमाके से एक रिएक्टर पिघल गया। पूरा इलाका रेडियो एक्टिविटी से दूषित हो गया और रहने लायक नहीं रहा। जिन देशों में रेडियो एक्टिविटी में बढ़ोतरी दर्ज की गई, उनमें पश्चिमी जर्मनी भी एक था। चेरनोबिल की दुर्घटना के 6 महीने बाद ही दुनिया की नजर में आने वाला पहला रिएक्टर ब्रॉकडॉर्फ था। सैकड़ों हजारों लोग इसके विरोध में उतर गए और कुछ तो पुलिस से भी भिड़ गए। विरोध तब तक चलता रहा जब तक कि ब्रॉकडॉर्फ को बंद नहीं कर दिया गया। मुझे चेरनोबिल बहुत अच्छे से याद है। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और उन्हें बाहर सैंडबॉक्स में खेलने की छूट नहीं थी। हर रोज चिंता थी, दुर्घटना से क्या होगा और इसके दुष्प्रभाव क्या हैं। हम काफी डरे हुए थे, लेकिन डर के खिलाफ जिस चीज ने मदद की वो थी एक कदम उठाना और कुछ करना। विरोध के जरिए ऐसा किया गया। और उनका रेडिएशन से सावधान रहना सही था। 2008 में हुई एक स्टडी में इशारा किया गया कि ब्रॉकडॉर्फ सहित जर्मनी के परमाणु संयंत्रों के पास बड़े हुए बच्चों को ल्यूकीमिया होने का बहुत ज्यादा खतरा था। स्थानीय पावर प्लांट से आने वाले राजस्व से ब्रॉकडॉर्फ गांव की आमदनी बढ़ी और इसने उसे एक स्विमिंग पूल और दूसरी सुविधाओं में निवेश करने के लिए सक्षम भी बनाया। लेकिन अब यहाँ आर्थिक नुकसान का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय प्रशासन के तौर पर हम हमेशा अपने वाणिज्यिक कंपनियों का समर्थन करेंगे। हो सकता है हमने कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को थोड़े लंबे समय के लिए चलने दिया हो, जब तक नवीकरणीय ऊर्जा के सही तरीकों ने उनकी जगह न ले ली हो। साल 2011 की फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना ने जर्मनी को 2022 के अंत तक परमाणु ऊर्जा का अंत करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन कई सारे देश अब भी परमाणु ऊर्जा पर निर्भर हैं। ये प्रमोशनल फिल्म फ्रांस के परमाणु ऊर्जा उद्योग ने बनाई है, जिसमें इसे साफ सुथरा और सबसे बड़ी बात पर्यावरण अनुकूल बताया गया है। देश के राष्ट्रपति भी इसका समर्थन करते हैं। अपने लक्ष्य पाने के लिए, खासकर 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए, हम कई दशकों में पहली बार फिर से हमारे देश में परमाणु रिएक्टर के निर्माण की शुरुआत करेंगे। इसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन के मुकाबले कम होता है। लेकिन अगर पवन या सौर ऊर्जा से तुलना करें तो परमाणु ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्चीली है। ये साफ है कि दुनिया भर के वे देश जो असैन्य परमाणु ऊर्जा को लेकर बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध हैं, वे या तो ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, या ऐसे जो परमाणु हथियार हासिल करने के इच्छुक दिखते हैं। असैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग भी कई बार परमाणु हथियार कार्यक्रमों की आधारशिला बनता है। फ्रांस और अमेरिका दोनों को ही परमाणु हथियारों से कोई समस्या नहीं है। अगर आपके पास एक असैन्य परमाणु उद्योग या इंजीनियर, खास धातुएं, वेल्डर्स नहीं होंगे, तो आप परमाणु ऊर्जा वाली पनडुब्बी नहीं बना पाएंगे। इसलिए ये देश इस तरफ देख रहे हैं और इसे लेकर अमेरिका के बिल्कुल मुखर होने की रिपोर्ट्स भी हैं। अगर परमाणु ऊर्जा दोगुनी महंगी भी होती है तो भी वे इसे चलाएंगे, क्योंकि यह उनकी सैन्य प्रतिबद्धता बनाए रखने में मदद करती है। ब्रॉकडॉर्फ के प्रदर्शनकारियों को अपने एक्टिविज्म पर गर्व है। रिएक्टर बंद होगा, लेकिन रेडियो एक्टिव कचरा स्टोरेज में ही पड़ा रहेगा। इसके स्थायी निवारण के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं बनाई जा सकी है।
यही वजह है कि कार्यकर्ता अपनी लड़ाई जारी रखने की योजना बना रहे हैं। लेकिन फिलहाल वे 35 साल तक चले अभियान के बाद एक जीत का दावा तो कर ही सकते हैं।